आइए अब बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं हमारे निसाब में शामिल नक्काद आई ए रिचर्ड्स, जिनका मुकम्मल नाम है आयोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स चशायर। ये इंग्लिस्तान के बाशिंदे हैं। सन 1893 में इनकी विलादत हुई और आई ए रिचर्ड्स के नाम से ये मारूफ है। एक अंग्रेज़ माहिर तालीम, अदबी नक्काद और शायर के तौर पर अपनी शनाख्त रखते हैं। आई ए रिचर्ड्स ने सन 1915 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। रिचर्ड्स जमालियात के प्रोफेसर थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने तनकीद के जिस ज़ुमरे में काम किया होगा उसका ताल्लुक़ किस शोबे से होगा। रिचर्ड्स अदबी तख्लीकी मसाइल पर नफ्सियाती नज़रियात की मदद से रोशनी डालते हैं। रिचर्ड्स अदब को साइंस की नज़र से देखते हैं। अब साइंस और अदब के माबैन क्या फ़र्क है या रिचर्ड्स के क्या ख़यालात है या के बाद दिगरे, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे अगली चंद स्लाइड्स में। रिचर्ड्स की तनकीद निगारी से तनकीद में नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अज़बर कर लीजिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस नक्काद की तनकीद से नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ होता है, तो आपका जवाब होगा आई ए रिचर्ड्स, आयोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड चशायर। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि हम इन नक्कादों की ज़िंदगी का वो पोर्शन आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ यूजीसी नेट से है। इन पार्ट्स के अलावा भी, इन पहलुओं के अलावा भी इन अशख़ास ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं, मगर चूँकि हमारे निसाब में इनकी ज़िंदगी का जो पार्ट है वो तनकीद का है, इसीलिए हम इनकी तनकीद निगारी का मुतालिया कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अरस्तु की दो किताब है, एक रेटोरिक जो फ़न खिताबत के नाम से जानी जाती है, दूसरे पोइटिक जो फ़न शायरी के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि अरस्तु ने सिर्फ दो किताबें तहरीर की है। अरस्तु ने कई किताबें तहरीर की है, लेकिन इन दो किताबों का ताल्लुक़ अदब से है, लिटरेचर से है, हमारे निसाब से है। इसलिए अरस्तु का मुतालिया करते वक्त हमने सिर्फ इन दो किताबों का तज्ज़ियाती मुतालिया किया था। रही बात अरस्तु के साइंसी नज़रियात पर जो किताबें पाई जाती है, उनका ताल्लुक़ अदब से नहीं है बल्कि साइंस से है, इसलिए उन किताबों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही फार्मूला तमाम तर नक्कादों के हवाले से इख्तियार किया गया है। अब आई ए रिचर्ड्स, इनकी किताबें ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इन किताबों के तराजिम उर्दू तर्जुमे आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी तफसील मैंने गुज़िश्ता लेक्चर्स में बताई थी, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनकी किताब का नाम है मीनिंग ऑफ मीनिंग। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सन 1924 में मंशे शहूद पर जलवगर हुई थी। एक किताब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1929 में ये किताब मंजर आम पर आई थी। उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, ये 1936 में मंजर आम पर आई थी। इसके उर्दू तराजिम भी कुछ हद तक अवेलेबल है, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। आई ए रिचर्ड्स अहद हाजिर का मुमताज़ अंग्रेज़ी नक्काद है। अब चूँकि आपने आई ए रिचर्ड्स के हवाले से सन का मुतालिया किया होगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट स्लाइड में 26 फरवरी 1893 को आई ए रिचर्ड्स की विलादत होती है। 7 सितंबर सन 1979 को इनका इंतकाल होता है। तरतीब के एतबार से आई ए रिचर्ड्स को हमें पढ़ना चाहिए मैथ्यू आर्नोल्ड के बाद में।
लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में यही सीक्वेंस है, इसलिए आइए रिचर्ड्स को आज हम पढ़ रहे हैं। कल हम मुतालिया करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का और उसके बाद टी.एस. एलियट का। देखा जाए तो आइए रिचर्ड्स का मुतालिया तारीख के एतबार से आखिर में होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके निसाब में यही सीक्वेंस है, इसलिए हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसी के मुताबिक ये जुमला लिखा हुआ है, इसलिए कि 1979 में यानी अभी ज़माने माजी करीब में आइए रिचर्ड्स का इंतकाल हुआ है। अंग्रेज़ी के नक्काद माने जाते हैं और इनकी तनकीद ने या इनकी नई तनकीद ने तनकीद के दबिस्तान में अहम किरदार अदा किया है। चूँकि हमारा दौर कौन सा है? साइंसी दौर है। साइंस ने ज़िंदगी की हर शोबे में अपने असरात मुरतब किए हैं। बिल्कुल उसी तरह साइंस ने तनकीद के शोबे में भी अपने असरात को जाहिर किया है, जिसके अनासिर आप रिचर्ड्स की तनकीद निगारी में देख सकते हैं। रिचर्डसन ने साइंसी उसूल और ज़ाब्ते पर मुश्तमिल तरीक़ेकार को इख्तियार किया और साइंस की एक ब्रांच है, एक शाख है साइकोलॉजी, नफ्सियात, उसकी मदद से तनकीद निगारी का फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश की है। अब आपने पहले देखा था कि अफलातून शायरी को नापसंद करता है, जबकि रिचर्ड्स शायरी को ज़िंदगी के लिए लाजमी गर्दानता है, ज़रूरी करार देता है। बल्कि आइए रिचर्ड्स यहाँ तक कहता है कि शायरी से हम वो हासिल कर सकते हैं जो साइंस हमें नहीं दे सकती। जैसे साइंस बेस्ड है फैक्चुअल नॉलेज पर, फैक्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन शायरी का काम क्या है? शायरी का काम है इम्बिसात फराहम करना, फरहत फराहम करना, मसरत फराहम करना, तफरी तबाह का ज़रिया फराहम करना। अब साइंस से आप तफरी या जज्बात हासिल नहीं कर सकते। जैसे कोई मिसाल फ़र्ज़ कर लो, हया एक गहना है, एक जेवर है। अब हया, या ये कह सकते हया एक जज्बा है। अब हया आप साइंस में कैसे बताएंगे? इसका ताल्लुक तो कैफियत से है। शर्म, लज्जा, ये सब ऐसे जेवरात है जिनका ताल्लुक कैफियत से है, एहसास से है, फीलिंग से है, और साइंस से ये चीज़ अखज़ नहीं की जा सकती। इसीलिए आइए रिचर्ड्स ये मानता है कि शायरी से हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो साइंस से हासिल नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे ऐसा आइए रिचर्ड्स का क्यों मानना है, क्या शायरी से वो हासिल करना चाहते हैं। जज्बात से मुराद क्या? अब जज्बात क्या है, एहसास क्या है, इसके लिए आपको संस्कृत शेरियात का जो पाठ है वो देखना होगा, जिसमें हमने 9 रसों का मुतालिया किया था, जिससे हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। अब आइए रिचर्ड्स सिर्फ शायरी के हवाले से इतना ही नहीं कहता कि हम शायरी से साइंस से ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बल्कि वो ये कहता है कि शायर आम इंसान से ज़्यादा हसास होता है, सेंसिटिव होता है। बेशक कोई भी तख्लीकार हो, उसमें हसासियत का मौजूद होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज से, आप कैंपस से, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, एक नौजवान लड़की कह लीजिए या औरत कह लीजिए, दिखने दिखाने में ठीक है, बेहतर है, उसके बगल में बच्चा है और वो राहगीरों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही है। अब कोई उसको नवाज देता है, कोई धुतकार देता है। आपने भी अपने पॉकेट से चंद रुपये निकाले, उसे इनायत किए और आगे बढ़ गए। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, आपने सदका दिया, खैरात की, मदद की, आप आगे बढ़ गए, आपके जहन से बात ओझल हो गई। लेकिन अगर आप कलमकार है तो आपके जहन में सवाल पैदा होंगे, आपके दिल में चुभन पैदा होंगी। मैं भी किसी की बहन हूँ, मेरे भी अखराजात कोई मुकम्मल करते हैं, मेरी भी इच्छाओं की तामीर की जाती है, मैंने कभी किसी गैर के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। ये जो लड़की बगल में बच्चा दबाए सड़कों पर जो भीख मांग रही है,
तो आपके जहन में या कलमकार के जहन में ये एहसास, ये ख्याल, ये फिक्र पैदा होनी लाजमी है, क्या इस औरत का, क्या इस लड़की का कोई भाई नहीं, क्या कोई इसका बाप नहीं, क्या कोई इसका सरपरस्त नहीं जो इसकी परवरिश करता हो, जो इसकी निगरानी करने वाला हो। ये इतनी मजबूर, मकहूर, लाचार और बेबस कैसे हो गई कि किसी गैर मर्द के सामने, नामहरम के सामने अपने हाथ को दराज कर रही है, किसी नामहरम के सामने दस्त सवाल दराज कर रही है। ये बगल में जो बच्चा थमाए हुए है, क्या इसका कोई बाप नहीं, क्या इस औरत का कोई खाविंद नहीं जो इसके अखराजात का जिम्मा अपने सर उठाता हो। आप फर्क को महसूस कीजिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आम आदमी है, वो बस कुछ रुपया पैसा मदद के तौर पर देकर गुजर जाता है, लेकिन एक शायर है, एक तख्लीककार है, एक मुसन्निफ है, एक राइटर है, वो देकर गुजर नहीं जाएगा, वो सदका भी देगा, खैरात भी करेगा, मदद भी करेगा, साथ ही साथ वो इस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश भी करेगा, और ये जो बुराई मुआशरे में जन्म ले रही है उसके असबाब व वजूहात को तलाश करने की कोशिश करेगा। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि क्यों सड़कों पर इस तरह राहगीरों के सामने एक खातून, एक लड़की अपने हाथ को दराज कर रही है। यही तो चीज़ है सेंसिटिविटी, यही तो चीज़ है हसासियत, यही तो शय है ज़मीर का बेदार होना। और आइए रिचर्ड्स ने यही कहा है कि एक शायर जो है बहुत ज़्यादा हसास होता है, जिन जहनी तजुर्बों से वो गुजरता है आम आदमी उनसे नहीं गुजर सकता। फिर वो अपने तजुर्बे को मरबूत और मुंजबित अंदाज में पेश करता है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने जो कुछ भी कहा, चाहे वो तसव्वुर खुदी हो, चाहे वो नज़रिया बेखुदी हो, चाहे वो कौम की अखलाकी तरबियत हो, चाहे वो शिकवा हो या जवाब शिकवा हो, चाहे वो खिज़र राह का मुतालिया हो, वो उन्होंने यूं ही किसी लाइब्रेरी में, किसी मजलिस में, किसी घर की चार दीवारी में बैठकर नहीं किया। उन्होंने मुशाहिदा किया यूरोप का, वो पहुंचे, जर्मनी पहुंचे, इंग्लिस्तान पहुंचे, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखा, उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी को देखा, उन्होंने अंग्रेजों के उसूल ज़ाब्तों को देखा जो हिंदुस्तानियों के लिए जुदा थे और इंग्लिस्तानियों के लिए जुदा थे। फिर उन्होंने अपने इन अफकारों ख्यालात को मरबूत किया, यकजा किया और उसे शायरी की सूरत में हमारे सामने पेश किया। काश के डॉक्टर इकबाल की नसरी किताबें भी होती, तो जिस तरह आज हम रिचर्ड्स को पढ़ रहे हैं, लॉन्जीनस को पढ़ रहे हैं, अरस्तू को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह डॉक्टर इकबाल को सिर्फ हम शायर के एतबार से नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि एक फ़लसफ़ी के एतबार से भी उनका मुतालिया किया जा रहा होता। उनकी आफाकियत को हमने पहुँचाने की कोशिश नहीं की, उनके नज़रियात को उर्दू अदब वालों ने आलमी पैमाने पर आश्कार करने की कोशिश नहीं की, या हम नाकाम साबित हुए। खैर, हम अपने टॉपिक पर मरकूज अपनी तवज्जो को करके समझने की कोशिश करते हैं कि आइए रिचर्ड्स का मानना यह है कि शायर हसास होता है, सेंसिटिव होता है, और उसके जहन में वो ख्यालात, वो तजुर्बात घर करते हैं जो किसी आम इंसान के जहन में नहीं आते। आप देखिए मीर तकी मीर साहब अपने टेरिस पर बैठे हुए, अपनी छत पर बैठे हुए हैं, वो चांद को देख रहे हैं। हम भी रोज़ाना चांद को देखते हैं, लेकिन हमारे जहन में कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन जब मीर तकी मीर चांद को देखते हैं तो उन्हें वो चांद की जो ममता है अपने महबूब के चेहरे की मानिंद नजर आती है। उस चांद की रोशनी में उसे अपने महबूब का चेहरा नजर आता है। एक शायर है, बाग के किनारे बैठा हुआ है, वो गुलाब की पंखड़ी को देखता है और तशबीह देता है कि ये तो गुलाब की पंखड़ी उसके दोस्त के लबों की मानिंद है। वो नज़ाकत से तशबीह देता है, वो रंगत से तशबीह देता है। बहादुर शाह जफ़र को देख लीजिए, कसीदा निगार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को आप देख लीजिए, या ज़ौक़ को आप देख लीजिए। जब वो कसीदा लिखते हैं और चांद, पहली तारीख का जो चांद होता है, जो पहली तारीख का जो चांद होता है वो बारीक सा होता है, तो कसीदा निगार उसे इस माना में लेता है कि ये पहली तारीख का चांद जो है वो बहादुर शाह जफ़र को झुककर सलाम कर रहा है। साले माहे नौ का सलाम झुककर करता है तुझे सलाम, इस तरह का जो उनका कसीदा है। तो इस तरीके से शायर जो है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है।
तो खैर मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसलिए आई रिचर्ड्स का कहना है कि शायरी का मुतालिया हमारे तजुर्बे को वसाअत देता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार होता है। अब आप नज़रियात को समझिए। एक अफलातून था जो बेहतरीन रियासत का मुतमन्नी था, ख्वाहिशमंद था, लेकिन उसने अपनी रियासत में शायरों पर बंदिश लगा रखी थी। उसे अपने शहर में, अपनी रियासत में शायर नहीं चाहिए थे। लेकिन एक आई रिचर्ड्स है जिसका मानना है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, तजुर्बों को वसअत देने में एक शायर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिचर्ड्स की एक किताब है। ये किताब हमारे अदब के हवाले से इसलिए इसका मुतालिया ज़रूरी हो जाता है। हमने स्टार्ट में और भी बहुत सारी किताबें देखी, लेकिन वो तनकीद निगारी के हवाले से है। ये किताब साइंस एंड पोइट्री, जिसका उर्दू तर्जुमा है साइंस और शायरी। इस किताब में आई रिचर्ड्स ने नफ्सियाती नज़रिए कद्र का नज़रिया पेश किया। जैसे अफलातून ने क्या नज़रिया पेश किया था? इमिटेशन का नज़रिया पेश किया था। बताइए आप कमेंट में फौरी तौर पर कौन सा नज़रिया है? नज़रिए नकल का पेश करने वाला अफलातून है। उसके बाद अरस्तु ने कौन सा नज़रिया पेश किया था? कैथारसिस का नज़रिया पेश किया था। उसके बाद हमने लॉन्जिनस को पढ़ा था। आप कमेंट करके बताइए कि लॉन्जिनस ने कौन सा नज़रिया पेश किया था। जिस तरह आई रिचर्ड्स का हम पढ़ रहे हैं, आई रिचर्ड्स ने कौन सा नज़रिया पेश किया? नफ्सियाती नज़रिए कद्र को आई रिचर्ड्स ने पेश किया है। आई रिचर्ड्स ने ज़ुबान के इस्तेमाल के दो तरीके बताए हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तहवीली तरीका है, दूसरा जज्बाती तरीका है। अब तहवीली और जज्बाती तरीका क्या है? देखिए, साइंस और नस्र की ज़ुबान को तहवीली कहा जाता है। साइंस, नस्र। अब देखिए, नस्र और नज़्म में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? नस्र जो होंगी वाज़े होंगी, आम फहम अंदाज में होंगी, कारी को समझ में आने वाली होंगी। लेकिन नज़्म क्या है? नज़्म में जो खासियत होनी चाहिए, देखिए नज़्म में क्या क्या खासियत होनी चाहिए? जामियत, इख्तिसार और इबहाम, ये खासियत होनी चाहिए नज़्म की। लेकिन जब हम नस्र की बात करते हैं, वो वाज़े होनी चाहिए, आम फहम होनी चाहिए। ये खासियत है नस्र की। इसलिए साइंस और नस्र की जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उस ज़ुबान को कहा जाता है तहवीली। जबकि शायरी के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वो ज़ुबान होती है जज्बाती। अभी हमने कल ही पढ़ा था। कल हमने किसको पढ़ा था? लॉन्जिनस को पढ़ा था। 5 नज़रिए अच्छी शायरी या अच्छे अदब के लिए, या ऐसी 5 वजूहात जिसकी बुनियाद पर अदब अजीम कहलाते हैं, वो 5 बुनियादें उन्होंने बताई थी। ज़रा बताइए आप वो 5 बुनियादें कौन कौन सी हैं? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। वेरी गुड सबा कौसर, अजमत और तरफा के हवाले से आपने कहा महरुमा नकल का नज़रिया, ये तो अफलातून ने पेश किया है। आप प्लीज़ लेक्चर को दोबारा देखिए और उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, जो साइंस और नस्र की ज़ुबान है वो तहवीली होती है, और शायरी की जो ज़ुबान होती है वो जज्बाती होती है। तहवीली तरीका यानी जो तहवील का तरीका है, जो तहवील की ज़ुबान है, वो अफ़कार और अशिया का हवाला पेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जज्बाती तरीका जो है, अफ़कार और अशिया से जो जज्बात पैदा हुए उनको बरोकार लाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे देखते हैं साइंस और शायरी। ये किताब जो है साइंस और पोइट्री, जैसा कि अभी हमने देखा, रिचर्ड्स की अहम तसनीफ़ है। इसी के ज़रिए से शायरी के हवाले से उनके तनकीदी अनासिर हमारे सामने आए हैं। आई रिचर्ड्स ने 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीक़ेकार के तौर पर पेश किया है। रिचर्ड्स शायरी को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी समझता है, अभी हमने देखा, और उसका ये मानना है कि साइंस हमें वो चीज़ नहीं दे सकती जो शायरी हमें दे सकती है। आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि साइंस हमें वो चीज़ नहीं दे सकती जो शायरी दे सकती है। ये ख्याल किस शायर का, किस नक्काद का है? तो आपका जवाब होगा आइए रिचर्ड्स। रिचर्ड्स भी एलियट की तरह हर नज़्म को अपनी जगह एक सिन्फ करार देता है जो अपने अलग कानून पर चलती है
और तजुर्बे का नए तरीके पर इजहार करती है। एलियट का जिस तरह मानना है कि हर नज्म की अपनी एक सिन्फ है, बिल्कुल उसी तरह आई रिचर्ड्स का भी मानना है कि हर नज्म की एक सिन्फ है जो अपने लिए अपने आप में अलहदा कानून रखती है। जब हम टी एस एलियट को पढ़ेंगे तो इस कानून को तफसील के साथ समझने की कोशिश भी करेंगे। ये ख्याल इस बात की वजाहत करते हैं कि यहाँ पर आई ए रिचर्ड्स और टी एस एलियट के ख्यालात मिलते हैं। अजमत ख्याल, शिद्दत जज्बात, सनाए बदाए, इंतखाब अल्फाज, तरतीब अल्फाज। वेरी गुड सबक। और सर आपने पांचों जो चीज़ें बताई है बिल्कुल सही बताया आपने। अंजित कुमार, वेरी गुड, आपका जवाब भी सही है। रिचर्ड्स ज़ुबान और मानी के रिश्ते पर जोर देता है। अब देखिए ज़ुबान और माना, अब ये आज हम नहीं पढ़ रहे, हमने जिस दिन से तनकीद के बाब को शुरू किया है, तनकीद में यही तो बहस ज़ेर गौर है। कोई माना पे गौर करता है, कोई ज़ुबान पर ध्यान देने की कोशिश करता है, कोई इसे प्याले की मानिंद तस्वुर करता है, कोई इसे पानी की मानिंद तस्वुर करता है। कोई कहता है कि प्याला तब्दील होता रहेगा, कभी सोने का हो जाएगा, कभी चांदी का हो जाएगा, लेकिन पानी हमेशा पानी उसी में मौजूद रहेगा। तो ये पहले लेक्चर्स आप देखिए, वहाँ पर आपको ज़ुबान और बयान की बहस मिल जाएंगी। लेकिन रिचर्ड्स ऐसा है जो बैक वक्त ज़ुबान और माना के रिश्ते पर जोर देता है, यानी कि किसी ने ज़ुबान पर जोर दिया, किसी ने माना पर जोर दिया, किसी ने कहा कि अच्छा शेर वो होता है जिसमें ज़ुबान भी बेहतर हो, माना भी बेहतर हो। किसी ने कहा कि अशार के कई दर्जे, ज़ुबान भी बेहतर हो, माना भी बेहतर हो, या ज़ुबान बेहतर हो, माना गंजलक हो, या माना बेहतर हो, ज़ुबान का इंतखाब या तफुस अल्फाज बराबर ना हो। इस तरह से कैटेगरी बता दी गई है अशार की, लेकिन रिचर्ड्स जो है दोनों के रिश्तों को कायम रखता है। रिचर्ड्स ने इस सिलसिले में इशारियात की साइंस को ईजाद किया है। रिचर्ड्स के नज़दीक शायरी का मखसूस असर यह है कि वो रुख और रवैये मुतय्यन करती है। अभी हमने देखा शायरी जो है रुख यानी हमें एक समत देती है चलने के लिए, रवैये भी मुतय्यन करती है, वो हमें जज्बात भी फराहम करती है। इससे पहले की स्लाइड में हमने इस चीज़ को पेश किया था। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शायरी का मुतालिया हमारे तजुर्बे को वसअत देता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि शायरी रुख और रवैये का तयन करती है। रिचर्ड्स ने माबादुत तबियात के मुकाबले में न्यूरोलॉजी को अहमियत दी। देखिए माबादुत तबियात बताइए तो डॉक्टर इकबाल की पीएचडी का उन्वान क्या था? डॉक्टर इकबाल भी आपके निसाब में शामिल है, जरा उनकी पीएचडी के टाइटल को आप बताइए, क्या नाम था? उर्दू में ना, चलिए मैं इंग्लिश में नाम बता देता हूँ। इंग्लिश में उनके थीसिस का नाम था मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। उर्दू में नाम बताइए आप। रिचर्ड्स ने कदीम इस्तिलाहात और अदब की कदीम असनाफ को मुस्तरद करार दिया है। कदीम इस्तिलाहात जो थी, जो फरशुदा हो चुकी थी, जो पुरानी हो चुकी थी, उसको खारिज कर दिया है आई ए रिचर्ड्स ने। रिचर्ड्स का नुक्ता नज़र ये है कि हर तरफ तब्दीलियाँ आ रही है। देखिए हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि दौर साइंसी दौर है और रिचर्ड्स ने साइंसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया है। साइंस ने हर शोबे को मुतासिर किया है। रिचर्ड्स भी जो है कदीम इस्तिलाहों को और कदीम असनाफ को मुस्तरद करता है और ये कहता है कि हर तरफ तब्दीलियाँ आ रही है और ये तब्दीलियाँ हमारी इनफिरादी वो इज्तिमाई ज़िंदगी की नई तश्कील करेंगी, नई शक्ल सूरत का तयन करेंगी, नई शबाहत फराहम करेंगी, तरवीज फराहम करेंगी। ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी और इनफरादी ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आएंगी। वो बातें जो हमारे असलाफ के लिए अच्छी और मुफीद थी, ज़रूरी नहीं कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी मुफीद हो, ऐसा मानना था रिचर्ड्स का। जैसे दास्तान, अब दास्तान के हवाले से वेरी गुड सबक और सर, ईरान में माबादुत तबियात का इर्तिका, ये डॉक्टर इकबाल की पीएचडी का उन्वान था। वेरी गुड। देखिए मैं ये समझा रहा था कि रिचर्ड्स ने जो कहा कि जो बातें हमारे असलाफ के लिए अच्छी और मुफीद थी, ज़रूरी नहीं कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी मुफीद हो। इसीलिए रिचर्ड्स ने कदीम इस्तिलाहात और अदब की कदीम असनाफ को मुस्तरद किया है। जैसे दास्तान,
अब दास्तान तफरी तबाह का पहले कोई ज़रिया नहीं था, प्रिंट इतनी आसानी से चीज़ें होती नहीं थी, तो दास्तान गवैये होते जो दास्तान को सुनाया करते थे। दास्तान अमीर हमज़ा को देख लीजिए जो कई हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल है। किस्से हज़ार दास्तान जिसे आप अलिफ लैला के नाम से जानते होंगे, जिसमें सिंदबाद जहाज़ी वगैरह के तज़किरे हैं, उसे आप देख लीजिए। बहुत तवील तवील दास्तान है। एक दास्तान का जिक्र मैं आपको करता हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है, BA के निसाब में शामिल जो किताब है उसमें जिक्र है दास्तान के बाब में कि एक दास्तान गवैया था, उसे अपने घर जाना हुआ। काफ़िले की शक्ल में लोग पहले घर जाया करते थे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, एक सब्स्टिट्यूट को बुलाया, एक दास्तान सुनाने वाले को बुलाया और कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, अपने गांव जाना चाहता हूँ, ये मेरे फॉलोअर्स है, ये मेरी दास्तान सुनने वाले, ये मेरा मजमा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दास्तान को कंटिन्यू करें और मेरे फॉलोअर्स में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे जो दास्तान सुनने वाले इस मजमे में कमी वाकई नहीं होनी चाहिए, मैं 30-35 दिनों में जाकर वापस आ जाऊँगा। अब चूँकि सफ़र का मामला कुछ बाय ट्रेन और बाय एयर तो था नहीं कि सुबह पहुँचे और शाम में वापस आ जाए। अब वो दास्तान गवैया गया, जो भी उसको वक्त लगा 30-40 दिन का, वापस आया और देखा तो मजमा जो कि तो आमतौर से ऐसा होता नहीं है। जैसे आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, कल मेरी जगह पर अगर कोई आ जाता है तो हो सकता है कि आज से ज़्यादा तादाद उसमें आ जाए, या हो सकता है कि आज से कम तादाद उसमें आ जाए। हर एक के पढ़ाने का अंदाज जुदा गाना होता है, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे, तो जिसकी वजह से तादाद में कमी बेशी हो सकती है। यहाँ देखा तो मजमा जू का तो पूछा कि भाई दास्तान कहाँ तक पहुँची, आपने क्या किया? तो बताते हैं कि आप जब रुखसत हो रहे थे तो जो शहजादे की बारात दरवाजे से आप निकाल रहे थे, उस शहजादे की बारात को दूल्हे के दरवाजे से निकाल कर मैंने दुल्हन की शहजादी के दरवाजे तक पहुंचा दिया है 40 दिनों में। अब आपकी दास्तान है, आपका मजमा है, आपकी कहानी है, आपका प्लॉट है, आपके किरदार है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। अंदाजा लगाइए 40 दिन तक उस दास्तान गो ने सिर्फ और सिर्फ शहजादे की बारात को उसके दरवाजे से शहजादी के दरवाजे तक पहुंचाया 40 दिनों में। अब आप ये मत सोचिए कि 40 दिन में उसने सिर्फ बारात को पहुंचाया, आप गौर कीजिए उसके पास अल्फाज का जखीरा कितना होगा, उसके पास आराइश और ज़ेबाइश को बयान करने वाले अल्फाज कितने निराले और अछूते होंगे कि 40 दिन का अरसा गुजर गया लेकिन मजमा जू का तू बैठकर दास्तान सुन रहा है। जो भी उनके मसरूफियात का वक्त रहा होगा 1 घंटा 2 घंटे का, दिन भर मसरूफियात काम काज से फारिग होने के बाद जो भी रात के वक्तों में उनका जमावड़ा बैठता होगा। लेकिन अब आइए रिसर्च का क्या मानना है कि जो बातें हमारे असलाफ के लिए अच्छी और मुफीद थी, जरूरी नहीं कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी मुफीद हो। आज हमारे पास इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं है दास्तान पढ़ने के लिए, दास्तान सुनाने के लिए। इसीलिए तो नावल वजूद में आया कि दास्तान से कम सफ़ात में हम एक अफसानवी ज़िंदगी को पेश करने की बजाय हकीकी ज़िंदगी को पेश करते हैं। नावल की तारीफ ही यही है कि जो ज़िंदगी की रास्त अक्कासी करने वाला हो। यही वजह तो है कि नावल के बाद अफसाने का वजूद हुआ कि हमारे पास 100-200 पेज भी पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, तो 1-2 पेज के अंदर अफसाना कलम बंद कर दिया जाए ताकि कारी एक नशिस्त में बैठकर अफसाना पढ़ ले। वहीदत तासुर उसका अहम जुज़्व है। यही वजह है तो कि अफसाने के बाद भी अब अफसानचे पर बहस हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बातें हमारे असलाफ के लिए कारगर थी वही बातें हमारे लिए भी मुफीद हो। इसीलिए आइए रिसर्च ने कदीम इस्तिलाहों को और कदीम असनाफ को जो है वो मतरूक करार दिया है, तर्क कर दिया है। रिचर्स कहता है कि हर नज़्म अपनी नौइयत की एक ऐसी मुनफरिद चीज़ होती है जो किसी कानून के सामने जवाबदेह नहीं होती, और उसकी बुनियादी अहमियत यह है कि वह तजुर्बे का रिकॉर्ड होती है। कोई भी नज़्म हो वो अपने आप में मुनफरिद होती है, चाहे वो आज़ादी से वक्त तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर इत्तिमाम लिखी गई नज़में हो, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और फैज़ ने जो अंजुमन पंजाब लाहौर कायम की थी, जहाँ पर मिसरा तरह देने के बजाय आज़ाद उन्वान दिया जाता था, चाहे वो निशात उम्मीद हो, चाहे वो बरखरुत हो, चाहे वो उम्मीद हो, अपने आप में मुनफरिद तजुर्बा है। जब गालिब सदी मनाई गई तो हर एक गालिब के
गुन गा रहा था। लेकिन साहिल लुधियानवी एक अलग नजरिया लेकर आया था कि गालिब के 100 साल गुजरने के बाद तुमको अब ख्याल आया गालिब की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए। एक जुदागाना नजरिया था, एक मुनफरिद ख्याल था। तो रिचर्ड्स यही कहता कि हर नज्म अपनी नौयत की मुनफरिद चीज होती है और किसी कानून के सामने वो जवाबदेह नहीं होती। उसका एक अपना मुनफरिद रिकॉर्ड होता है। उसका ताल्लुक ना तो इल्म इखलाक से होता है और ना फलसफियाना सदाकतों या हुस्न के किसी तसव्वुर से, जो अफलातून का ख्याल है कि नज्म से या अदब से इखलाकियत का काम लेना चाहिए, फलसफियाना गुफ्तगू उसमें होना चाहिए। या जिस तरह जमालियाती शायरों का काम है कि नज्म में हुस्न की मंजरकशी होनी चाहिए। आइए रिचर्ड्स कहता है कि ये आज़ाद है, ना उसमें इल्म इखलाक चाहिए, ना उसमें फलसफियाना सदाकतें चाहिए, ना उसमें किसी के हुस्न का तसव्वुर चाहिए। हर नज्म अपनी जगह एक नई सिन्फ होती है जिसका अपना कानून, अपना ज़ाब्ता होता है और वो एक तजुर्बे का नए तरीके से इजहार करती है। हर एक का मुनफरिद ख्याल है, हर एक का मुनफरिद अंदाज है। नाजिश खान, आइए रिचर्ड्स का टॉपिक क्या है? शायद आपने लेक्चर को ताखिर से ज्वाइन किया। आइए रिचर्ड्स जो है शायरी साइंस और शायरी नामी किताब में दो नज़रिया पेश करता है। एक तहवीली है, एक जज्बाती है। तहवीली तरीक़ेकार जो है वो साइंस और नस्र के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जज्बाती नज़रिया शायरी के लिए इस्तेमाल होता है। और अब तक जो भी बहस हो रही है, आइए रिचर्ड्स के मुताबिक वो शायरी पर बहस हो रही है। वो शायरी को ज़रूरी करार देता है किसी भी रियासत के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी इखलाकी तालीम के लिए। और वो शायरी को बताता है कि वो रुख और रवैये का तयन करने वाली है। रिचर्ड्स साइंसी सतह पर इशारों और जज्बाती इशारों में फ़र्कों को वाज़ेह करता है। रिचर्ड्स कहता है कि शायरी का मखसूस असर यह है कि वो रुख और रवैयों को मुतय्यन करती है। शायरी एक ज़रिया है जो हिदायत देती है और जज्बात को उभारती है, हिदायत देती है। एक हम ही थे तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में लड़े और कभी दरियाओं में, दी अजानी हमने यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हिदायत है, एक जज्बा है, रिज्ज़ के अशार है, अपनी तारीख को दोहराना है। अब सहरा नवर्दी को पढ़ लीजिए। डॉक्टर इकबाल ने जो सवालात हजरत खिज़्र से किए हैं, क्या है जिंदगी, क्या है मौत, क्या है सरमायादारी का निज़ाम, क्या है, यही सवालात है जो हजरत खिज़्र ने जवाब दिए है। तो हमारे लिए एक रहनुमा है, हमारे जज्बात को उभारने वाली है, हमारे इखलाक को संवारने वाली है। यही ख्याल आइए रिचर्ड्स पेश करता है नज्म के हवाले से। अब उसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। बस अजान का वक्त हो रहा है, मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ। एक अहम पॉइंट, रिचर्ड्स एक अच्छे नक्काद की 3 खुसूसियात को वाज़ेह करता है। ये 3 खुसूसियात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली खुसूसियत ये कि उसमें किसी मखसूस तजुर्बे तक पहुंचने की सलाहियत हो और उस सलाहियत को उसने मश्क से संवार लिया हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसी सलाहियत उसमें मौजूद होनी चाहिए जो मखसूस तजुर्बे से हासिल की गई हो और उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को उसने प्रैक्टिस के ज़रिए से, मश्क के ज़रिए से खूब सजा लिया है, खूब सवार लिया है। दूसरे ये कि उसमें मुख्तलिफ तजुर्बात के दरमियान माबैन फ़र्क करने की भी सलाहियत हो। पहली तो सलाहियत तजुर्बे की हो, दूसरी 2 तजुर्बों के माबैन जो फ़र्क पाया जाता है उसमें इम्तियाज़ की भी सलाहियत उसमें होनी चाहिए। तीसरी एक नक्काद के पास मुस्तकिल फैसला कुन अक़दार हो जिनके हवाले से वो किसी नज़्म के तजुर्बे को बयान कर सके। फैसला कुन अक़दार होने चाहिए। आप शमशेर रहमान फारूकी साहब को पढ़ लीजिए जो तनकीदी ज़ुमरे में, लेकिन मोतदिल थे, वो कभी भी फैसला सादिर नहीं करते थे। 2 पक्षों के ख्यालात को कारी के सामने रख देते थे और कारी को फैसला करना होता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, खरे खोटे में तमीज़
करने का काम कारी के सुपुर्द वो कर देते थे। लेकिन आईए रिचर्ड्स का मानना है कि पहले तो उसमें तजुर्बे तक पहुंचने की सलाहियत हो, दूसरे उसमें दो तजुर्बे के माबैन फर्क की सलाहियत हो, और तीसरे उसमें फैसला कुन अक़दार की सलाहियत भी होनी चाहिए। कुल्ली तौर पर अगर हम आईए रिचर्ड्स को समझने की कोशिश करें, ये पूरी स्लाइड्स का हम जायजा लेते हैं, तो आईए रिचर्ड्स का जो ताल्लुक है वो किससे है? मगरबी तसव्वुर नक़द से, मगरबी तनकीद से है। नाम क्या है? आईए रिचर्ड्स, आयो आर्म स्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स चशायर। उनकी तसानीफ तो बहुत सारी हमने ऊपर देखी है। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं साइंस एंड पोएट्री, साइंस और शायरी, इसमें उन्होंने दो तरीके बताए हैं, एक तहवीली तरीका, दूसरा जज्बाती तरीका। तहवीली तरीका साइंस और नस्र की जुबान है, जज्बाती तरीका शायरी की जुबान है। अब तक कि हमने आईए रिचर्ड्स के हवाले से ये मालूमात हासिल की है। कल हम जिस शख्सियत का मुतालिया करने वाले हैं वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। बड़ी बेहतरीन शख्सियत है। डॉक्टर इकबाल की जिंदगी का मुतालिया भी इन शख्सियत के हवाले से हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब डॉक्टर इकबाल जो प्रोफेसर आर्नोल्ड है वो अलग है, ये भी प्रोफेसर मैथ्यू आर्नोल्ड है, लेकिन ये अलग है। तो इनकी जिंदगी का मुतालिया हम कल करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप फौरी तौर पर पूछ लीजिए, हम उसको आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपकी कमेंट्स देखता हूँ।